Hello viewers, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सुहेल अहमद खान एंड यू पीपल आर वाचिंग बायोबीट्स। जैसे आपको मालूम है कि पिछले एक हफ़्ते से हमने एमडी केट स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल सेशन स्टार्ट की है। बेसिकली जितने भी एमडी केट के पास पेपर हुए हैं और साथ साथ में जितने भी प्रोविंसेस के टेक्स्ट बुक से हम उनमें से मुख्तलिफ जो हमारे पास लॉजिकल और कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ होते हैं वो बेसिकली के लिए हम उठाते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारा मेन मकसद इसमें यह है कि स्टूडेंट्स जो हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, तो जितना उनका टाइम बचता है, जितना उनके लिए बर्डन कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो ज़्यादा कंसेप्चुअल और लॉजिकल एमसीक्यूज़ होते हैं, हमारी यही कोशिश है कि वो सॉल्व करें, वो स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। तो हमारे साथ 8 चैप्टर तकरीबन हो गए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन। पार्ट 1 आज हम रिकॉर्ड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन की पार्ट 2 होगी वो हम रात तक वो करें, अपलोड करें, ताकि आप लोग को कम से कम टाइम में इसको रिवाइज़ कर सकें। इस वीडियो यानी पार्ट 1 की जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह 20-25 मिनट की ये वीडियो ही होगी और उसी में हम 40 से 50 जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल एमसीक्यूज़ होंगे वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरह जो पार्ट 2 होगा वो भी 20-25 मिनट की वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे और उसमें जो 50 प्लस जो कंसेप्चुअल और लॉजिकल एमसीक्यूज़ हैं वो हम इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन, ये सारे एमसीक्यूज़ हमारे साथ सॉल्व करते हैं तो आपका जो रिप्रोडक्शन है वो 80% चैप्टर वो आपका यहीं से हो जाता है और जो पेपर में आपके एमसीक्यू आएंगे वो इंशाल्लाह यहीं से आएंगे। सो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं कि टेस्टिस आर मेल गोनेड्स विच आर आउटसाइड द बॉडी एंड कवर्ड बाय। ये जो टेस्टिस है हमारे पास, ये क्या है, मेल गोनेड्स हैं और ये आउटसाइड द बॉडी मौजूद होते हैं और उसी के साथ ये जो मौजूद होते हैं एंड दे आर कवर्ड बाय, और ये कवर्ड होते हैं किस चीज़ पे, ए ऑप्शन स्क्राटम, बी हमारे पास थिन लेयर, सी डबल सेल लेयर और डी फॉर एग्जांपल सोचे कि ऑल ऑफ दिस। सो बेटा याद रखे कि जो ये टेस्टिस हैं ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं और ये कवर्ड होते हैं विद स्क्राटम। वो है पाउच लाइक, वो है पॉकेट है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्राटम कहते हैं। फिर कहते हैं कि ईच टेस्टिस आर डिवाइडेड इनटू ट्यूब्यूल्स। हर एक टेस्टिस कितने ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हुआ है, ए ऑप्शन 200 to 250, बी ऑप्शन 250 300, सी 200 300 और डी हमारे पास है 300 to 350। तो बेटा आप लोग की बुक में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो हमारे पास टेस्टिस है, ईच टेस्टिस वो डिवाइड हुआ है 250 से 300 किसी में जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं उसी में डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टेस्टोस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो है, जो मेल सेक्स हार्मोन है, ये हमारे पास कौन प्रोड्यूस इसको करता है, ए ऑप्शन लेडन सेल, बी हमारे पास यूरिथ्रा, सी हमारे पास एपिडिडिमस, डी हमारे पास नन। तो बेटा ये 3 एमसीक्यूज़ है। आप लोग ये ना समझे कि टेस्टोस्टेरोन बस एक एमसीक्यूज़ हमारा हो गया। ये जो आप लोग को बाकी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास पूरे क्या है, एमसीक्यूज़ हैं, हमारे पास पूरे क्वेश्चन है। वो कैसे, अब टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये मैं बता देता हूँ कि कौन से सेल इसको प्रोड्यूस करता है, लेडन सेल इसको प्रोड्यूस करते हैं। बाज़ जगहों पर इसको लेडिक सेल भी कहते हैं या लेडन सेल, ये एक ही चीज़ है। और फिर उसके बाद यूरिथ्रा क्या करता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि यूरिथ्रा का रोल क्या होता है, यूरिथ्रा क्या फंक्शन करते हैं। यूरिथ्रा ये जो बहुत सेमन भी होती है और उसी के साथ साथ जो यूरिन होती है वो कन्वे करते हैं यूरिथ्रा। और चलते हैं एपिडिडिमस के, एपिडिडिमस क्या करता है, एपिडिडिमस का बेसिकली मुख्तलिफ रोल होता है। वो कैसे कि ये क्या करता है, एक तो स्पर्म को क्या करते हैं, इनकी स्टोरेज भी करते हैं, स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। सो ये आप लोग का एपिडिडिमस हो गया कि एपिडिडिमस क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म भी करते हैं। सही है, ये आप लोग के 3 एमसीक्यू जहाँ पर हल हो गए। जो रिलेटेड चीज़ें होगी, अब सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे नोट इसलिए नहीं कर सकता कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आप लोग को ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका मिले। तो अगर मैं सारी चीज़ें लिखूँगा फिर वो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होती जाएगी। सो जो चीज़ें रिलेटेड होंगी, जो चीज़ें आपस में रिजेम्बलेंस रखती होगी, मैं उनको यहाँ पर ज़बानी आप लोग को बताया करूँगा और आप लोग अपने साथ नोट करते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
About dash Vasoafferentia collects sperm from inside the testes and transfer them to epididymis। बेटा यहाँ पर दो MCQs हैं। अभी आप लोग ये ना सोचे कि ये एक MCQs है। पहले तो ये याद रखें कि कितने Vasoafferentia कलेक्ट करते हैं स्पर्म को और वो बेच देती है किस चीज़ को, एपिडिडिमस की तरफ। वो हमारे पास है 10 to 20। बी ऑप्शन जो हमारे पास है कि 10 से 20 Vasoafferentia क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम इनसाइड दी टेस्टिस स्पर्म को और ट्रांसफ़र करते हैं किस चीज़ को, एपिडिडिमस को। सही है। अब ये जो दूसरा MCQ है ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अबाउट डैश Vasoafferentia कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस। सो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो स्पर्म की कलेक्शन होती है इनसाइड द टेस्टिस ये कौन करता है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, Vasoafferentia। यहाँ पर Vasoafferentia दिया होगा, डक्ट दिया होगा, यूरिथ्रा दिया होगा, प्रोस्टेट दिया होगा, कोई चीज़ भी दे सकता है। सो आपका जो ऑप्शन है Vasoafferentia सही होगा। दो MCQs हैं, मैं बता देता हूं दोबारा कि जो Vasoafferentia है ये कलेक्ट करते हैं स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस, ये एक MCQs हो गया। दूसरा ये कि कितने Vasoafferentia ये कलेक्शन करते हैं ऑफ स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस, वो हमारे पास 10 to 20 Vasoafferentia होते हैं। ये चौथा हो गया MCQs आपका। फिर चलते हैं पांचवें की तरफ, द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम। मेल में मुख्तलिफ डक्ट सिस्टम होती है, टेस्टिस होती है, फिर टेस्टिस के बाद ये Vasoafferentia होता है, एपिडिडिमस होता है, डक्ट होती है, एजैकुलेटरी डक्ट होती है। सो ये हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा हो गई। ये हमारे पास मेल डक्ट सिस्टम है। बेटा मैं दोबारा बता देता हूँ, मेल डक्ट सिस्टम यहाँ पर मैंने एक पूछा है, लेकिन जो मेल डक्ट सिस्टम है वो किसी से स्टार्ट होती है, टेस्टिस होती है, पेयर्स ऑफ टेस्टिस होती है। उसके बाद क्या, Vasoafferentia होती है, 2 हो गए। उसके बाद एपिडिडिमस हो गई, 3 हो गए। उसके बाद डक्ट्स हो गए, 4 जो हमारे पास Vasoafferentia और डक्टिस डिफरेंस हम कहते हैं उसको। चौथा जो है DUCTS डक्टिस डिफरेंस। सही है, ये 4 हो गए। उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट होता है और आखिर में हमारे पास क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम। अब मेल डक्ट सिस्टम का तो पूछा है, लेकिन ये पूछा है कि टर्मिनल कौन सा है। सही है, जो टर्मिनल हमारे पास है वो यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द मेल डक्ट सिस्टम। सो ये आप लोग का MCQs हो गया। बाकी मैंने जो डक्ट्स हैं वो मैंने बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया। ये जो एपिडिडिमस है, एपिडिडिमस में से में 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ये कि आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर के एपिडिडिमस की हमारे पास लेंथ कितनी होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेंथ जो होती है हमारे पास 6 मीटर होती है, या हम इसको 20 फीट भी कैसे कर सकते हैं। सही है। सो 20 फीट या 6 मीटर एपिडिडिमस की हमारे पास लेंथ होती है। ये एक MCQs हो गया आपका। फिर पूछ सकते हैं कि एपिडिडिमस का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि एपिडिडिमस क्या करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स करते हैं, एक फंक्शन हो गया। दूसरा क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी करते हैं। और स्टोरेज कौन सी होती है, ये याद रखें कि टेम्पररी स्टोरेज होती है या परमानेंट। जो एपिडिडिमस में हमारे पास स्टोरेज ऑफ स्पर्म होती है वो टेम्पररी होता है। 2 रोल हो गए, ये 2 MCQs हो गए आपके। तीसरा ये कि जो स्पर्म गेट द एबिलिटी टू स्विम, यानी जो स्पर्म की वो एबिलिटी कि वो स्विमिंग यानी कर सके, वो कहाँ पर होती है, वो एपिडिडिमस में होती है। सो ये आप लोग के 3 MCQs यहाँ एपिडिडिमस के भी हो गए हैं। सो जो रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने ज़बानी बता दी है, आप लोग अपने पास नोट करते जाएँ। फिर चलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्म डेवलपमेंट इज़। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये स्पर्म डेवलपमेंट की कितनी होती है। हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होती है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो टेस्टिस हैं ये आउटसाइड दी बॉडी होते हैं, एक और कवर्ड होती है, एक किस चीज़ के थ्रू, स्क्रॉटम के थ्रू कवर होती है। और इनका टेम्परेचर जो होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन इज या फॉर द स्पर्म डेवलपमेंट इज 35 डिग्री। ये 35 डिग्री पे इनकी प्रोडक्शन बड़े मज़े की होती है, किस चीज़ की, स्पर्म की। सो ऑप्शन सी आप लोग का सही है। 37 अगर होती और खुदा न खास्ता अगर हमारी बॉडी के साथ अटैच होती तो फिर स्पर्म अच्छी तरह ना बनते। इसलिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि इसको बाहर रखा है और ये 35 डिग्री पर क्या होती है, इनकी डेवलपमेंट वेल होती है, यानी अच्छी होती है।
फिर कहते हैं द अल्कलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरिन इन। ये जो अल्कलाइन फ्लूइड होती है वो किस चीज़ को न्यूट्रलाइज करती हैं? द एसिडिटी ऑफ यूरिन इन। कहाँ पर एसिडिटी ऑफ यूरिन की जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है? ए ऑप्शन एपिडिडिमस, बी हमारे पास ब्लेडर, सी एजाकुलेटरी डक्ट और डी हमारे पास क्या? यूरेथ्रा। सही है, यूरेथ्रा में जो होती हैं अल्कलाइन फ्लूइड की क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन होती है द एसिडिटी ऑफ यूरिन, यानी एसिडिटी ऑफ यूरिन को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करता है। मैं अभी आया हूँ यूनिवर्सिटी से, तो बहुत थक गया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोग को जितना फ़ायदा हो। आप लोग शायद मेरी आवाज़ भी आज मेरा साथ नहीं दे रही है, आप लोग को लग भी रहा होगा कि यार सर को क्या हो गया है कि अचानक आवाज़ बिल्कुल बैठ गई है। बहुत ज़्यादा थका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैंने जो वादा आप लोगों से किया है कि मैं आप लोग को करवाऊँगा। बस आप लोग मेरी एक बात नोट करें कि खुदारा मैंने बार बार ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में भी पहले भी कहा हुआ है कि जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो बायो की इतनी रीडिंग करें, और साथ में जो मैं MCQs करवा रहा हूँ ये मस्ट करें, किसी सूरत इसको ना छोड़े, क्योंकि इंशाल्लाह 80% जो MCQs आएंगे वो सारे यही रिपीट होते हैं। ये बड़े मुश्किल से बड़े मुख्तलिफ जगहों से उठाए हैं, बिल्कुल स्किप ना करें। बाकी अगर किसी ने स्किप किए हैं, जो दूसरे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं चैनल पर पड़े हुए हैं, आप ज़रूर विज़िट करें और वहाँ से जो भी चैप्टर हमने किए हैं 7-8 चैप्टर हमारे हो गए हैं, वो आप लोग मस्ट वहाँ से करें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज़, ये जो स्पर्म बनता है उनकी फॉर्मेशन को, उस अमल को हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन स्पर्मेटोजेनेसिस, बी ओजेनेसिस, सी बोथ। ये तो बड़ा सिंपल सा MCQs है, हर एक को पता होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज़ नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर दूसरा MCQs भी है, वो ओजेनेसिस। अगर आपसे पूछे कि ओजेनेसिस क्या है, प्रोडक्शन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग जो होगी वो हमारे पास ओजेनेसिस है। जो स्पर्म की प्रोडक्शन फॉर्मेशन होगी उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस उस अमल को, और जो एग की फॉर्मेशन या फॉर्मेशन होगी उस प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। स्पर्मेटोगोनिया आर द आउटर मोस्ट सेल्स विच मेक द एपिथेलियल वॉल ऑफ। स्पर्मेटोगोनिया आउटर मोस्ट सेल होते हैं जो क्या बनाते हैं? एपिथेलियल वॉल ऑफ। ए ऑप्शन है एपिडिडिमस, बी हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट और सी हमारे पास बेसल लेमिना। डी तो मैंने लिखा नहीं है, जो सही ऑप्शन है वो तो मैंने लिखा भी नहीं है। डी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। सही है। डी आप लोग का सही है। जो स्पर्मेटोगोनिया है या हमारे पास आउटर मोस्ट सेल होते हैं और वो क्या बनाते हैं? एपिथेलियल वाल बनाते हैं। किस चीज़ के? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के। ये बाकी तीन के नहीं बनाते, बल्कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बनाते हैं। फिर कहते हैं कि ईच स्पर्मेटिड इज, हर स्पर्मेटिड क्या होता है? ए ऑप्शन राउंड होता है, बी मोटाइल, सी हमारे पास हैप्लॉइड, डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ये मुझसे क्या हुआ रहा है? ये नॉन मोटाइल कर दें इसको, नॉन मोटाइल, और ये हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड, HAPLOID। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि ईच स्पर्मेटिड इज, हर एक जो स्पर्मेटिड होता है वो क्या होता है? राउंड होता है, नॉन मोटाइल होता है, सी ऑप्शन हैप्लॉइड, डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज ये सही है। MCQs में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि यार जो स्पर्मेटिड होता है वो क्या मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, राउंड होता है या स्फेरिकल होता है, हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है? तो बेटा याद रखिए कि जो स्पर्मेटिड होता है वो राउंड भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है और हैप्लॉइड भी होता है। डी ऑल ऑफ दीज हो गए। सही है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन, हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन। ए ऑप्शन न्यूक्लियस कंटेनिंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम, बी न्यूक्लियस कंटेनिंग डिप्लॉइड क्रोमोसोम, सी हमारे पास बोथ। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट के हेड जो होता है ऑफ स्पर्म के वो कंटेन्स करता है किस चीज़ पर? न्यूक्लियस कंटेनिंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम, यानी न्यूक्लियस भी होती है हेड पे और वो क्या किस चीज़ पे कंटेन्स करती है? हैप्लॉइड क्रोमोसोम। डिप्लॉइड पे नहीं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ऑप्शन ए ये याद रखिए कि जो हेड ऑफ स्पर्म होती है वो कंटेन करती है न्यूक्लियस कंटेनिंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम। सही है। फिर कहते हैं कि स्पर्म इज आल्सो कॉल्ड, स्पर्म को दूसरा नाम क्या दिया है?
ए ऑप्शन स्पर्माटोजोन, बी हमारे पास एनिमल सीड, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। सो बेटा याद रखें हमेशा के लिए कि जो स्पर्म है इसको हम स्पर्माटोजोन भी कहते हैं और साथ साथ में हम इसको एनिमल सीड भी कहते हैं। सो ये बोथ ऑप्शन सही हो गया। फिर कहते हैं क्या ये टॉप है, फिर कहते हैं कि एडहेरिंग टू द टॉप ऑफ द हेड इज, यानी जो एडहेरिंग टू द टॉप ऑफ द हेड कौन क्या होता है। ए ऑप्शन एक्रोसोम, बी न्यूक्लियस, सी लाइसोसोम, डी हमारे पास गल्जी बॉडी। तो बेटा यहाँ पर फिर 3 MCQs है। 3 MCQs कैसे हैं कि पहले तो ये याद रखें कि जो हेड टॉपर होता है वो कौन क्या होता है, एक्रोसोम होता है। हेड ऑफ टॉपिक क्या होता है, एक्रोसोम होता है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि सही है हेड के टॉप पे तो एक्रोसोम हो गया। अब ये प्रोडक्शन इनकी कौन करता है, यानी एक्रोसोम कौन प्रोड्यूस करता है, गल्जी बॉडी प्रोड्यूस करता है, लाइसोसोम करता है, साइटोप्लाज्म करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो फिर आपका ऑप्शन गल्जी बॉडी होगा कि ये जो हेड पे एक्रोसोम है हमारे पास ये प्रोड्यूस कौन करता है, ये गल्जी बॉडी प्रोड्यूस करता है। अच्छा यहाँ पर तीसरा भी MCQs है कि अगर आपसे पूछे कि ये जो हेड पे तो एक्रोसोम भी हो गया और गल्जी बॉडी ने एक्रोसोम को बनाया भी, लेकिन एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम कैसे होता है मैं चेक कर लूँ 1 मिनट। हाँ अकॉर्डिंग अच्छा कहते हैं कि एक्रोसोम में एक एंजाइम होता है और वो एंजाइम क्या करते हैं, बेसिकली वो इनेबल करते हैं। एक्रोसोम में एक एंजाइम होते हैं वो इनेबल करते हैं किस चीज़ को, स्पर्म को इनेबल करते हैं कि वो पेनेट्रेट करे टू दी एग, यानी एग में क्या करे, पेनेट्रेट करे। वो उस एंजाइम को क्या नाम देते हैं हम, वो याद रखिए जिस एंजाइम को मैं, उस एंजाइम का नाम है हमारे पास, एंजाइम का नाम क्या है हमारे पास, हाइलो यूरिनीडेज़। स्पेलिंग काइंडली आप लोग चेक कर लें, मेरी इस तरह ना हो गलत हो। सो ये याद रखिए कि ये जो एंजाइम है ये एक्रोसोम में होता है और ये इनेबल करता है यानी काबिल बनाता है स्पर्म को कि वो पेनेट्रेट करे टू दी एग, यानी जो फीमेल के एग होती हैं उसके अंदर क्या करे, इनकी पेनेट्रेशन करे, हाइलो यूरिनीडेज़। फिर कहते हैं कि एवरी डे अ हेल्दी एडल्ट मेल मेक्स, हर दिन हेल्दी मेल में कितने क्या स्पर्म बनते हैं, अबाउट एवरी डे अ हेल्दी एडल्ट मेक्स स्पर्म्स। ये यहाँ पर याद रखिए स्पर्म्स यानी कितने स्पर्म्स बनाता है एक हेल्दी मैन। ए ऑप्शन 440 मिलियन स्पर्म, बी हमारे पास 400 मिलियन स्पर्म, सी हमारे पास 420 मिलियन स्पर्म, डी हमारे पास 4000 मिलियन स्पर्म। तो ये जो हमारे पास है कि 400 मिलियन स्पर्म ये हर जगहों पर लिखा है, हर कई जगहों पर ये आया है MCQs, हर एक बुक में मौजूद है। तो याद रखिए कि जो हेल्दी एडल्ट होता है वो हर दिन कितने 400 मिलियन स्पर्म क्या करता है, तैयार करते हैं। तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जवानों चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि डेट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस बाय स्टिमुलेटिंग स्टिरालिस सेल्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले कि क्या होता है, स्पर्मेटिड जो होता है, स्पर्मेटिड जो होता है वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, राउंड होते हैं, यानी ये वो मोटाइल वगैरह नहीं होते। अब कहते हैं कि वो कौन सी हार्मोन है जो स्टिमुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस बाय स्टिमुलेटिंग स्टिराली सेल्स। वो कौन से हार्मोन है जो पहले स्टिमुलेट करे स्टिराली सेल्स को, फिर स्टिमुलेट वो करे स्पर्मेटोजेनेसिस टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, के जो स्पर्मेटिड्स से क्या करे स्पर्म्स कंप्लीट हो जाए। वो हमारे पास हार्मोन कौन सा है, ए ऑप्शन FSH, बी हमारे पास LH, सी हमारे पास GnRH, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे हमारे पास हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन और चौथा हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। सो याद रखिए कि जो हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बाय स्टिमुलेटिंग स्टिराली सेल्स to complete the development of sperm from spermatids। FSH ऑप्शन आपका सही है।
फिर कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल सिक्रीशन फ्रॉम, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है ये कौन कंट्रोल करता है, हार्मोनल सिक्रीशन जो होती है इनकी कौन कंट्रोल करता है। ए ऑप्शन हाइपोथैलेमस, बी हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, सी हमारे पास जीएनआरएच और डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड भी इनकी वो कंट्रोल करते हैं हार्मोनल सिक्रीशन, हाइपोथैलेमस भी करता है और ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन भी करता है। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, व्हेन द स्पर्म काउंट इज हाई इनहिबिन सिक्रीशन इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन द सेम, यानी जब स्पर्म की काउंट अपने तजावज़ कर जाए, यानी बहुत ज़्यादा हो जाए स्पर्म की काउंट, तो फिर इनहिबिन सिक्रीशन क्या करता है, वो इनहिबिन सिक्रीशन इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या रिमेन द सेम होती है। बेटा याद रखे कि इनहिबिन हार्मोन रिलीज ज़्यादा होती है, क्यों होती है कि ये स्पर्म जो काउंट है जो बहुत ज़्यादा हुआ है इसको कम किया जा सके, इसलिए इनहिबिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीशन करता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज भी है, वो कैसे, अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि व्हेन द स्पर्म काउंट इज हाई, नहीं हाई की जगह पर आप कर यहाँ पर लेके लेस लिखें, व्हेन द स्पर्म काउंट इज लेस देन इनहिबिन सिक्रीशन इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन द सेम, फिर आपका ऑप्शन बी होगा डिक्रीज होगा। यानी जब स्पर्म की काउंट ज़्यादा होगी तो इनहिबिन भी सिक्रीशन भी ज़्यादा हो गए। डायरेक्टली अगर आपसे भूल भी जाता है तो डायरेक्ट आप रिलेशन याद रखें कि अगर खुदा न खास्ता स्पर्म की काउंट ज़्यादा हो जाती है तो इनहिबिन की सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी, और अगर स्पर्म की काउंट लेस हो जाती है, गिर जाती है, तो इनहिबिन की सिक्रीशन भी डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनहिबिन नहीं चाहता कि स्पर्म की काउंट और क्या हो जाए, कम हो जाए, इनकी इसलिए डिक्रीज़ हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ओवरीज आर फीमेल गोनेड्स विच प्रोड्यूस, ओवरीज फीमेल गोनेड्स है और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ए ऑप्शन ओवा, बी हार्मोन, सी हमारे पास बहुत इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज है। आप लोग को आता है कि ओवरीज क्या होती है, ये ओवा भी प्रोड्यूस करती हैं और साथ में मुख्तलिफ हार्मोन्स भी, जिस तरह एस्ट्रोजन वगैरह हो गए और भी जो फीमेल जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस करता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, लेंथ ऑफ ओवरीज, ए ऑप्शन है हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर, बी 2 to 3 सेंटीमीटर, सी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर फिर आप लोग के 3 एमसीक्यूज हैं। 3 एमसीक्यूज कैसा हैं कि पहले तो ये याद रखें कि जो ओवरी का हमारे पास लेंथ है वो 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर लेंथ नहीं पूछते बल्कि विड्थ पूछते हैं ऑफ ओवरी, फिर आपका ऑप्शन बी होगा कि जो विड्थ है ओवरी का वो हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, लेंथ हमारे पास 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। और अगर ओवरी का आपसे शेप के बारे में पूछे कि ओवरी का शेप किस तरह है, तो आलमंड शेप्ड होता है, आलमंड शेप्ड होता है ओवरी का क्या चीज़ है, शेप। अच्छा ये एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद मेरी जिस तरह आपको पहले बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हम शाम को रिकॉर्ड करेंगे तो बाकी जो इतने भी एमसीक्यूज जो कंसेप्चुअल रहते हैं वो इंशाल्लाह हम उसी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। सो ये लास्ट एमसीक्यूज करते हैं, विद इन द ओवरी आर सिक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, यानी जो ओवरी में सिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या कहते हैं, ओवरियन फॉलिकल, बी हमारे पास ओसाइट, सी हमारे पास कार्पस ल्यूटियम और डी हमारे पास ओवुलेशन। तो बेटा याद रखें कि ओवरियन फॉलिकल जो होते हैं, जो ओवरी में सिक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ओवरियन फॉलिकल। तो इंशाल्लाह यहाँ तक कर दिए, बाकी जो ओसाइट ओवुलेशन और ये जो कार्पस ल्यूटियम है, मेरी तबीयत बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट होगी उसमें डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी दिया करें, जो चीज़ें मैं यहाँ पर करवाता हूँ वो बिल्कुल स्किप ना करें, और जितना ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो बायो की खुदारा मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी रीडिंग ज़्यादा करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठेंगे तो आप लोग उनकी रीडिंग अगर ज़्यादा होगी तो एमसीक्यूज़ आपको डायरेक्ट आते होंगे, बड़े सिंपल सीधे सादे एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर आपने देखा है, आपने पढ़ा है चीज़, तो आप लोग इंशाल्लाह आप लोग को एमसीक्यूज़ वहाँ पर कोई इशू नहीं होगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी। तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईजिली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।